आज के वीडियो में मैं एमपी बोर्ड का जो पेपर हुआ था 2023 में उस पेपर को सॉल्व करने वाला हूं। आपको पता है विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जो होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। जो सिलेबस में हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम करेंगे, अगर जो सिलेबस में नहीं है उसको हम नहीं करेंगे। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, पूरी नई वाली एनसीईआरटी पढ़ा रखी है और चैप्टर वाइज वन शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करें। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो संख्या 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 और 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 5 यानी कि 2 की घात 2, 4 और ये 5। एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में होता है, दोनों में क्या है हमारा 2 है। तो ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 6 और 20 का जो दोनों में है उसकी न्यूनतम घात लेते हैं, तो 2 की घात 1 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं, तो त्रिघात 3 शून्य होते हैं। त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं 3। कहने समीकरण लिखा है कि अद्वितीय हल होने की शर्त है। अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टे b2 के, तो ये अद्वितीय हल होने की शर्त है। ठीक है, और ये वाला शर्त क्या है, ये वाला जो सी ऑप्शन है ये समांतर के लिए, और ये वाला क्या है, ये जो सी ऑप्शन है ये है समांतर के लिए। ठीक, और ये जो ये वाला ऑप्शन है ये किसके लिए, ये संपाद्य के लिए, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर ए का मान कभी भी 0 नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कह रहे हैं ये जो हमें दे रखा है ए पी, इसका 11वां पद क्या है, तो ए पी का 11वां पद क्या होता है A11 बराबर ए प्लस 10D, ए प्लस 10D। तो ए हमारे पास प्रथम पद माइनस का 3 है और डी क्या होगा दूसरे पद में से, डी क्या होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो लॉस ऑफ आ जाएगा 2। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 3 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5/2 आ जाएगा डी, तो यहाँ रख देंगे 5/2, 2 पंजे 10, तो 5 बचे 25, 25 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा 22। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्या होगा 22 होगा। आगे बढ़ते हैं, हमसे ये बोला जा रहा है कि शंकु की तिराई की ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो एल बराबर जो होता है क्या होता है, एल बराबर √r² प्लस h²। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो कोई भी दिक्कत हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो बच्चों, अगर मैं बाकी यूपी बोर्ड का भी पढ़ा रहा हूँ, अगर किसी बाकी वीडियो भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो आपके सिलेबस में भी है, और ये जो वीडियो बाकी लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्योंकि सिलेबस सेम है, बुक सेम है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। √2 क्या होता है, 2 क्या है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के ऊपर √ लगाएं तो एक √2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यहाँ लिख देंगे अपरिमेय। ठीक, श्री धराचर ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे इसके रूप में जाना जाता है, जिसे जाना जाता है द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है, द्विघाती सूत्र। कह रहे हैं इस एपी का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद का मतलब होता है ए प्लस 9D। एक कम कर देते हैं, तो ए का मान है 5 और डी का मान कितना है, देखो 5 के बाद कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, तो डी है 5, तो 9 गुणे 5 तो 45 और 5 कितना आ जाएगा 50। तो इसका जो 10वां पद होगा वो कितना होगा 50 होगा। 5 का भाड़ा चल रहा है, 5 नहीं 50। सभी डैश त्रिभुज सम कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज, क्योंकि सारे कोण बराबर होते हैं तो सभी समबाहु त्रिभुज हमारे कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कह रहे किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, x अक्ष से दूरी यानी कि y, और y हमारी क्या होती है कोटि कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कैसे सही जोड़ी मिलाइए। sin² a प्लस cos² का मान कितना होता है, 1 होता है। 1090 माइनस a का मान क्या होता है, 1090 माइनस a का मान होता है cot। ठीक है, ये सूत्र है।
ठीक, अगला है 9, ठीक है, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर है, 9 ओवनिस्ट आ जाएगा, ठीक है, 9 ओवनिस्ट निकाल दोगे, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए, और ये सर्व समीकरण है जिसका मान कितना होता है 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर एफ सही हो जाएगा इसका। कह रहे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, बहुत ही आसान है। दो बिंदु के बीच की दूरी का अगर सूत्र में निकाल के दिखाऊं आपको, तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है देखिए, अंडर रूट में x1 0 है, x2 है 3 वर्ग, फिर y1 है 4, y2 है 0 वर्ग, 0 में से 3 घटाएंगे, माइनस 3 का वर्ग 9, 4 बचेगा, 4 में 0 घटाओगे 4 बचेगा, 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो ये आ गया 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो आंसर होगा 5 होगा। कहाँ दिख रहा है 5, ये ऑप्शन नंबर ए। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, घनाभ का आयतन पूछ रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग ये हो गया। घन का आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। एक ऑप्शन यहाँ एक्स्ट्रा दे रखा है, देखो घनाभ बोला है, घन नहीं बोला है, घन बोलते तो हम ए क्यूब लिखते हैं, यहाँ ए बी सी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को निरूपित कर रही है, ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, आपको आंसर एक शब्द में लिखना है। कह रहे द्विघात समीकरण के विविक्तीय का सूत्र क्या होता है, तो विविक्तीय का सूत्र डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक। किसी एपी के एन पदों का योगफल एन बराबर होता है n/2, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। उन्नयन कोण की परिभाषा क्या होती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जो क्षैतिज रेखा होती है और जो दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं, सीधी सी बात है। आप क्या लिखोगे, ये हमारी क्या है, ये हमारी दृष्टि रेखा है, ये वाली लिखोगे दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज, ठीक है, दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, देखो ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, तो इस उपनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्श बिंदु। पासे को एक बार फेंकने पर 8 आने की प्रायिकता क्या होगी, 0। 8 क्या है, असंभव घटना है, पासे में 8 है ही नहीं, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। 20 और 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह x बराबर पूछ रहे हैं, तो 20 और 40 को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 30। ठीक है जी, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहने सत्य सत्य बताना है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। बिल्कुल सही कथन है ना, भुजाएं जो होती है संगत समानुपात में होती हैं, सही कथन है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो यहाँ वर्ग नहीं लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ भुजा लिखा हुआ है, तो ये गलत है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो दृष्टि रेखा होती है प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, गलत। स्पर्श रेखा सिर्फ टच करती हुई जाती है। इन दोनों के बीच की दूरी 5/2 होगी। सो देखो ये मूल बिंदु है, और जब भी मूल बिंदु होता है, नॉर्मल वाला जो बिंदु होता है, तो उसका वर्ग कर देते हैं। 7 का वर्ग हो जाएगा 49, और 1 का वर्ग हो गया 1, √50 आएगा। इसका वर्गमूल होता है 5/2, तो ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। शंकु का आयतन बिलन का आयतन का आधा होता है, और शंकु एवं बिलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो, ठीक है। देखो हमें से क्या बोले, हमारे पास एक शंकु है, ठीक है, और हमारे पास एक बेलन है। मैं आपको डिटेल में करवा रहा हूँ हर एक चीज़, आप डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करना बच्चों। और क्या बोल रहे हैं, यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान, इसकी त्रिज्या r है और इसकी त्रिज्या भी r है, इसकी ऊंचाई भी h है और इसकी ऊंचाई भी h है। कहते हैं शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h, और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr² h। कहने शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है, आधा नहीं होता है, 1/3 होता है,
आधा कहाँ से होता है, आधा नहीं होता, तो ये कथन क्या है, गलत है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अब वर्णनात्मक प्रश्न में हम जाते हैं। ठीक है, हमसे क्या बोला जा रहा है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 140 हम लिखेंगे यहाँ पर और अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 सत्ते 14, 0, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, 5 एकम 5। तो 140 का अभाज्य गुणन करेंगे, 2 है 2 बार, 7 है 1 बार और 5 है 1 बार। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। अथवा में जो भी है वो सब हम करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि दो संख्याओं का HCF ना है तो दो संख्याओं का LCM क्या होगा। तो हम जानते हैं कि प्रथम संख्या मतलब संख्याओं का जो गुणनफल होता है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या किसके बराबर होता है, HCF गुणा LCM के बराबर होता है, मौशपा गुणा लौशपा के बराबर होता है। प्रथम संख्या 306, द्वितीय संख्या 657। ठीक है, और HCF हमें दे रखा है 9, हमें निकालना है LCM। तो ये 9 गुणे में रख के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, 9 से भाग दोगे, 9 3 27, 3 बचेगा, 9 चौको 36। अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको बस यहाँ पे गुणा कर देना है। ठीक है, किसकी गुणा करनी है आपको, आपको गुणा करनी है 34 की 657 में। ठीक है, 34 की गुणा कर देनी है 657 में, तो आपको आपका LCM मिल जाएगा। गुणा करोगे तो आएगा 22,338। ये हमें हमारा LCM मिलेगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उल्टा मान लेते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 7, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। हर एक परिमेय संख्या जो होती है उसे हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर इस Q का मान कभी 0 नहीं होता। P और ये जो Q होते हैं वो हमारे पूर्णांक होने चाहिए, और HCF जो होता है P और Q का वो 1 होना चाहिए। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। लॉजिक क्या होता है, अनरूट वाले को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। ये 3 है, गुणे में रख के क्या हो जाएगा, बट्टे में लिख सकता हूँ ऐसे। सो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि P बट्टे Q एक परिमेय है, 1/3 एक परिमेय। परिमेय की परिमेय से गुणा करने पे क्या होता है, परिमेय होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि P एकम P बट्टे में 3Q एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि क्या जानते हो, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकती है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ लिख देंगे अतः ये जो √2 है कभी भी बराबर नहीं होगा P बट्टे 3Q के। ठीक है, ये आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर ये परिमेय होता तो इसको बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देखें। देखो 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, कोई एक करना है, मैं तो सारे करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न
करना है। देखो जो लेकिन क्वेश्चन वही करना है जिसमें समय कम लग रहा हो, तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, तो ये वाला ज़्यादा आसान पड़ेगा, दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, 17, 23, 29, ठीक है, इनका हमें निकालना है HCF। 17, 23 और 29, इसका हमें क्या निकालना है HCF। 17, 23, 29 क्या है ये है अभाज्य संख्या। ठीक है, और अभाज्य संख्या का कुछ भी उपनिष्ठ जो गुणनखंड होता है वो एक होता है, तो अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो एक होता है। सीधा सीधा आंसर बताओ कितना, ये सेकंड्स में हो गया है ना। तो इन दोनों में से ये आसान था। अगर एलसीएम बोलता तो इन तीनों के आपस में क्या करनी होती, गुणा। अगर इसी प्रश्न में हमसे एलसीएम पूछ देता कि 17, 23 और 29 का एलसीएम बताओ कितना होगा, तो हमें क्या करना होता है, 17, 23 और 29 के तीनों के आपस में गुणा कर देते। ठीक है, 17 को हम गुणा करते 23 से और उसको गुणा करते हैं 29 से, तो हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है 11, 33, 9। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिलता। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है, क्या है, शून्य ज्ञात करना। 4u² प्लस 8u, शून्य ज्ञात करना, शून्य के बराबर रख दिए, गुणनखंड बनाएंगे। 4 उभयनिष्ठ है और u² और u में से कम u उभयनिष्ठ है। 4 बाहर आ गया, u² से u बाहर आ गया, तो एक u बच जाएगा। 4 दूनी 8, u तो पहले ही बाहर है, एक गुणनखंड बन गया। यदि 4u बराबर 0, तो ये 4 गुणे में जाके भट्टी में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। उसके साथ साथ u प्लस 2 को अगर 0 मान लेंगे, ठीक है, तो प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो ये दूसरा शून्य हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। या फिर हमसे क्या बोल रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात किया जिसके शून्यों का योगफल -1 हो और शून्यों का गुणनफल √5 हो। तो हाँ, इसमें देखो, इसमें क्या है, दिया है क्या, शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा में दे रखा है -1 और शून्यों का गुणनफल दे रखा है √5। ठीक है, हमें निकालना है द्विघात बहुपद, हमें निकालना है द्विघात बहुपद जिसका सूत्र होता है x² अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, मान रख देंगे x² माइनस के 1 इंटू एक्स अल्फा बीटा है √5। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x एक कम x, तो ये हमें हमारा बहुपद मिल जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, बराबर 0 लिख देते हैं। बराबर 0 लिखने से आपका आंसर गलत माना जाएगा, क्योंकि आपसे बहुपद पूछा है, आपसे क्या नहीं पूछा, आपसे समीकरण नहीं पूछा। 0 लगाते ही वो समीकरण बन जाएगा। कह रहे अनुपातों की तुलना करके बताइए ये कि ये कैसा है। ठीक है, तुलना करके बताने कि ये किस तरीके का व्यवहार दिखा रहा है हमें। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, सब्जेक्टिव, तो पूरा हल करके बताएंगे। देखो हमें दिया क्या है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है 3x प्लस का 2 प्लस का 5 इधर के माइनस का 5 होगा, समीकरण 1। उसके बाद 2x माइनस 8 प्लस के साथ इधर के माइनस के साथ, चूँकि a1 b1 c1, a1 क्या है, x का गुणज 3, b1 क्या है, y का गुणज 2 और c1 क्या है, अचर पद -5। a2 क्या है हमारे पास, x का गुणज 2, b2 क्या है हमारे पास -8, y का गुणज, और c2 क्या है, अचर पद -7। ठीक है जी। सो देखिए, फिर यहाँ से अब निकालना, तुलना करनी है a1 बट्टा a2, फिर निकालेंगे कम से कम b1 बट्टा b2। a1 क्या है, 3/2, a1 बट्टा a2, फिर b1 क्या है, 2 बट्टा -8, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। तो आप देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, और ये किसकी कंडीशन होती है, अतः प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। और प्रतिच्छेद करती हुई जब रेखा होती है तो केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल, केवल एक हल। और जब हल होता है बच्चों तब क्या होता है, संगत होता है, और जब हल नहीं होता तो असंगत होता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। नेक्स्ट में बोल रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए।
सिंपल सा रखे एक समीकरण दे रखा है, इसको हल करना है। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। मैं यही हल कर देता हूँ पेज बचाने के लिए। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से। किसी विधि का उल्लेख तो किया नहीं है, आपकी मर्जी है, किसी विधि से हल कर सकते हो। x प्लस वाई आपका क्या है 14 है और दूसरा है आपका x माइनस वाई बराबर 4। जोड़ दोगे तो प्लस का माइनस का कटेगा, x और x क्या हो जाएंगे 2x और 14 और 4 18, दोनों में 18 है तो x का मान आ जाएगा 9। चूँकि x माइनस वाई आपका क्या है 4 है, x का मान 9 रख दोगे तो प्लस के 4 इधर के माइनस का हो जाएगा, माइनस को इधर के प्लस, तो y का मान 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा। तो ये आपको x और y के मान आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, अभी 2024 का जो मॉडल पेपर आया है लेटेस्ट, वो भी मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। अगला क्वेश्चन बोला शून्यकों की संख्या बतानी है कि इसमें कितने शून्य गए। तो एक्स अक्ष में जितने कट पॉइंट है 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा कि भैया इसमें ना 3 शून्य गए। या तो ये करना है, देखो जो आसान हो ना वही करना है। अब क्या बोला, बहुपद के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये वाला देखो, हमें प्रश्न में जो बहुपद दे रखा है पी एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, चूँकि ए क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर गुणज 1, बी क्या है हमारे पास एक्स का गुणज एक्स है ही नहीं तो बी हमारा 0 है, और सी हमारे पास क्या है अचर पद माइनस के 3। हमें निकालना है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, जिसका सूत्र होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो बी क्या है हमारा 0 और ए क्या है 1, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होगा 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं कि जांच कीजिए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण है या नहीं है ये आपको पता करना है। सो सिंपल सा तरीका है, इसको हल करेंगे। एक्स का अधिकतम घात 2 है कि नहीं वो चेक करेंगे। यहाँ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, माइनस 2 से गुणा करोगे 2 3 अच्छा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2x, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 2x इधर के माइनस का हो जाएगा और माइनस का 6 इधर के प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर 0। ठीक, ये आ गया। एक्स की अधिकतम घात 2 दिख रही है, चूँकि एक्स की अधिकतम घात, चूँकि एक्स की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक, आंसर आ जाएगा। अब इसके अथवा वाले में जो बोल रहे हैं वो भी हम करेंगे, हम तो कर तो सारे ही रहे हैं। क्या है, समीकरण का विविक्तिकर ज्ञात करना है आपको। इस समीकरण का क्या ज्ञात करना है बच्चों, विविक्तिकर। तो जो द्विघात समीकरण है वो हम लिख लेंगे यहाँ पर, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस की 4x प्लस का 3 बराबर 0, यही दे रखा है। तो देखिए, चूँकि ए क्या है एक्स स्क्वायर गुणज 2, बी के स्थान पर माइनस के 4 एक्स का गुणज और अचर पद क्या है 3 है। हमें निकालना है विविक्तिकर। विविक्तिकर को ना विवेचक भी कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में तो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, डी जिसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी का मान है माइनस के 4 स्क्वायर, 4 ए का मान है 2, सी का मान है 3, माइनस का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो आंसर आ जाएगा माइनस के 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न में 12वें नंबर पर। ठीक, 12वें नंबर पे आ जाओ। 12वें नंबर क्या बोल रहा है, AP का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इस AP का 10वां पद बताने की क्या होगा। देखो, जो AP दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं, दे रखा है 2 7 12 ऐसा चल रहा है, इसका हमें 10वां पद निकालना है। तो देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, ए के स्थान पर 2, सार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद में से प्रथम पद घटाना होता है, तो यह है 5, और इसका हमें 10वां पद निकालना है। ठीक है, 10वां पद यानी कि a प्लस 9d।
ए का मान हमारे पास है 2 और डी का मान है 5। तो 9 पंजे 45 और 2 47। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। नेक्स्ट कह रहे जांच कीजिए क्या ये एपी में है। एपी में तभी होता है जब ये इनके बीच के पदों का अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, सर्वांतर बराबर हो। सो हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 0, -4, -8, -12। D1 निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, -4 आ गया। D2 निकालो, तीसरे पद में से उससे पहला वाला पद घटा दोगे दूसरा पद, तो -8 में 4 जोड़ोगे तो -4। इस अब क्या होगा, -12 में से आपको उसके पहला वाला पद -8 घटा देना है, तो माइनस। ठीक है, सारे सर्वांतर समान है तो लिखेंगे चूंकि सर्वांतर समान है। ठीक है, इसलिए सर्वांतर समान, इसलिए यह AP है। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं आधारभूत समानुपातता प्रमेय का कथन क्या है, वो लिखना है। ठीक है, कथन क्या होता है तो मैं आपको समझा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, और किसी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा होती है, ठीक है, जो उसे दो बिंदुओं में विभक्त कर दी है, तो उनके जो अनुपात होता है वो आपस में समान होता है। जैसे थेल्स का प्रमेय भी कहते हैं। जो ये मैंने मुंह से बोला ना, ये आप कॉपी में लिख दीजिएगा और ये चित्र भी बना देना बाद में, ABC और DE। तो आपका क्या होता है, यदि ये जो DE है वो समानांतर है BC के, तो क्या होता है थेल्स के प्रमेय से, AD बट्टे DB किसके बराबर होता है, AE बट्टे EC। ये पूरा लिखना है आपको। ठीक है, स्टेटमेंट लिखने के बाद ये चित्र भी बनाना है और इसको भी लिखना है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये करना है, नहीं तो ये वाला करना है। अथवा में देखो क्या है कि अगर त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC के हो, DE समानांतर BC के हो, तो और ये AE का मान है, ये AD का मान है, ये DB का मान है, तो EC का मान क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, हमें तो EC ज्ञात कीजिए। देखो AD का मान हमें दे रखा है प्रश्न में 1.5, DB का मान 3, इसका मान 1 और इसका मान हमें निकालना है। तो देखो 1.5 कम 1.5, 1.5 दूनी 3, EC 1 कम EC 2 1 कम 2, तो EC का मान कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। EC का मान कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। हमसे बोल रहे हैं इनके बीच की दूरी निकालो। बिंदु इतने और इतने के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। सो देखो 14वां क्वेश्चन है। इस वाले बिंदु ये हमारा 4,6 है और ये बिंदु है Q जो कि 6,8। ठीक है, इनके बीच की में क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। हमें PQ निकालना है, P और Q के बीच की दूरी निकालनी है, जिसका सूत्र होता है x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, सो देखो बच्चों x1 कितना है, 4, x2 है 6 वर्ग, y1 है 6, y2 है 8। हल करेंगे, 4 में से 6 घटाएंगे, -2, -2 का वर्ग 4, 2 बचेगा, -2 का वर्ग करेंगे 8। ठीक है, 4 कितना हो जाता है, 8, 8 का वर्गमूल होता है 2√2, 2√2 मात्रक, ये आप लिख देंगे। अथवा में आ जाओ। कह रहे हैं इन दोनों के मध्य बिंदु निकालो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक तो में दे रखा है A, B और दूसरा में दे रखा है -A, -KB। ठीक है, ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, इसको मिलाने वाले इसके बीचों बीच वाला बिंदु निकालते हैं P। मान लेते हैं कि ये XY है। ठीक है, तो मध्य बिंदु x निर्देशांक और y निर्देशांक है, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ठीक, तो x1 क्या है हमारे पास है A, x2 है -KA बट्टे में 2, y1 है B और y2 है -KB बट्टे में 2। ए में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 0,
जीरो के बट्टे में दो, बी में से बी घटाएंगे आ जाएगा जीरो बट्टे दो। किसी के बट्टे देखो जीरो के बट्टे कुछ भी हो जीरो होता है, ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा जीरो। इन दोनों बिंदु का जो मध्य बिंदु होगा वो होगा 0,0। ठीक है। 15वें प्रश्न में आ जाओ। tan a का मान दे रखा है, sec a और cos a निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो हमें दिया है, क्या दिया है, tan a कितना दे रखा है, 4/3। हमें क्या निकालना है, sec निकालना है और cos निकालना है। ठीक है। देखो आप जानते हैं sec बराबर क्या होता है, sec a बराबर होता है √1 + tan² a। ये सूत्र होता है, आप जानते हैं। तो 10 का मान दे रखा है, यहाँ रख देंगे 4/3। तो यहाँ से देखो डायरेक्ट हल कर रहे थे, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो लॉस ऑफ आ जाएगा 9, 9 1 = 9 और 16 वैसे का वैसे रहेगा। 16 और 9 जोड़ देंगे तो 25/9। तो सेक का मान आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल 3। पहला आंसर। ठीक है। और हमें क्या निकालने के लिए बोला गया प्रश्न में, और हमें ये बोला गया है कि कॉस का भी मान निकालो। कॉस ए, कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, 1/sec, यानी कि जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये हमें कॉस ए मिल गया। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आया था ये सिलेबस में नहीं है, इसका आंसर 1 आएगा। तो बट मैं फिर भी मैं आपको करा दूँ, इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, थोड़ा नॉलेज के लिए अभी सही होता है। बाकी जो बिहार बोर्ड है, राजस्थान और झारखंड बोर्ड है, उनमें ये प्रश्न है। क्या पूछा गया है, sin 18/cos 72, इसका मान आएगा 1। देखो इन दोनों का मान हमें नहीं पता, ना 18 का पता है ना 72 का पता है, टेबल में पता है नहीं पता है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है। तो जब भी 90 आता है दो कोणों को जोड़ने पर, उनमें से किसी एक को बदलना होता है, नीचे वाले को बदल दो। 90 में से मैं कितना घटाऊंगी, 72 आ जाए, 18 घटाना है। ऊपर तो चलो कुछ किया ही नहीं हमने, नीचे सूत्र लग जाएगा कि cos 90 माइनस जो थीटा होता है वो सूत्र होता है sin थीटा। थीटा की जगह पे 18 है तो ये हो जाएगा sin 18। ऊपर नीचे सेम कट के आंसर क्या आ गया, 1। इतना आसान है। ठीक है, ये प्रश्न भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 खिलाड़ी हैं, एक संगीता है एक रेशमा है, 2 खिलाड़ी है। यह संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता को अगर ई बोले, हमें दिया है संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता PE 0.62, ये लिख दोगे, संगीता की मैच जीतने की प्रायिकता। ठीक है, वो हमें दे रखा है PE = 0.62। तो हमें ये क्या, हमें निकालना है, ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। इसलिए रेशमा की जीतने की प्रायिकता किसके बराबर होगी। देखो रेशमा कब मैच जीतेगी, रेशमा तभी मैच जीतेगी जब संगीता हारेगी। किसके बराबर होगी, संगीता की मैच हारने की प्रायिकता की। ठीक, यानी कि PE' के बराबर होगी, और वही हमें निकालना है। ठीक, आप जानते हैं बच्चों की PE + PE' 1 के बराबर है। किसी चीज़ की होने की प्रायिकता प्लस किसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता। ठीक है, जो चीज़ हो रही है और उस चीज़ की ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 के बराबर होता है। तो हमें PE' निकालना है, तो ये प्लस के तरह क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यह हमें दे रखा है 0.62, घटाएंगे 1.00 घटा देना है 62, 10 में 2 घटाएंगे 8, 9 में 6 घटाएंगे 3, आंसर आ जाएगा 0.38। आंसर क्या आ जाएगा, 0.38। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं,
इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। लाल होने की प्रायिकता बतानी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए हमें दिया क्या है, हमें दिया है लाल गेंद, लाल गेंद 3 है, काली गेंद कितनी है 5 है, तो कुल गेंद कितनी हो जाएगी, कुल गेंद 3 और 5 को जोड़ देंगे तो 8। ठीक है, प्रश्नानुसार में क्या निकालना है, लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र लिख दोगे आप, क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक है, संभव परिणाम कितने हैं हमारे, लाल 3 और कुल परिणाम है 8। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 3/8। ठीक, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोल रहा है, एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। अभाज्य संख्या बोला है, तो देखो पासा मतलब लूडो, पासे पर परिणाम क्या होते हैं, पासे पे जो परिणाम होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि जो कुल परिणाम होते हैं वो 6 होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो इसमें अभाज्य संख्या क्या है, जो सिर्फ खुद से कटती है और 1 से कटती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, अभाज्य आपका 2 है, 3 है और 5 है। तो इसलिए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है, ये हमें निकालना है। जिसका सूत्र तो संभव परिणाम कितने हैं 3, कुल परिणाम है 6, आंसर आ जाएगा 3 कम 3, 3 दूनी 6। ठीक, अथवा एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, सफ़ेद कंचा निकालने की प्रायिकता क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। सो देखो दिया है, क्या दिया है हमें, हमें प्रश्न में दे रखा है लाल कंचा, लाल कंचा है 5, फिर सफ़ेद कंचा, सफ़ेद कंचा है 8 और हरा कंचा, हरा कंचा है 4। तो हमारे पास कुल कंचे कितने हैं, सबको जोड़ दोगे 5, 8 प्लस 4 तो 12 और 5 17। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता, सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता। तो संभव परिणाम सफ़ेद कितना है 8 और कुल परिणाम कितना है 17। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से मीनार की जो पाद बिंदु से दूरी है 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 18वां नंबर का क्वेश्चन है, हमें दे रखा है देखो सिंपल, ये मीनार है और ये मीनार के पाद बिंदु से जो एक बिंदु है 15 मीटर दूर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 मीटर दूर है, और जो उन्नयन कोण बना रहा है उस बिंदु से वो हमें दे रखा है कितना 60 डिग्री है। तो हमें बोला है कि मीनार की ऊंचाई निकालो। मान लेते हैं कि जो मीनार की ऊंचाई है वो एच है, माना मीनार की ऊंचाई क्या है एच है, नाम दे दो इसका ABC। आप जानते हैं यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, ये हमारा लंब है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी आधार। ठीक है, आपको एक ट्रिक पता होगा, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ठीक है ना, यहाँ से आपका क्या होता है साइन, यहाँ से कॉस,
यहाँ से टेन, नीचे से कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट होता है। ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। और हमें देखो जो निकालना है और जो पता होता है उसके बीच संबंध लगाते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, देखो हमें BC निकालना है और AB पता है। तो देखो लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार क्या होता है? लंब बट्टा L बट्टा A 10 होता है। 10 थीटा, थीटा कितना हमारे पास 60। BC हमारे पास H है, AB हमारे पास 15 दे रखा है और 10 60 का मान √3 होता है। बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 15 √3 मीटर। यानी कि जो ऊंचाई होगी मीनार की ऊंचाई वो कितनी होगी? 15 √3 मीटर होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा ऑलरेडी बन गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अथवा ये वाला करना, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखो जब जो क्वेश्चन आसान हो ना, जिसमें टाइम कम लगे, दोनों अगर आता है तो वो करना। अगर इन दोनों की तुलना करें, दोनों ही आसान है लेकिन टाइम इसमें कम लगेगा, तो पहला वाला करना उचित है। टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन ये है प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, मैं भी करा देता, बट मैं चाहता हूँ आप जाके वीडियो देखो। 9.1 के वो अभी तक आज तक 30 लाख लोगों ने देख लिया, यानी कि 3 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। आप भी जाके देखें और बताएं कि मैंने कैसे पढ़ा है। वन शॉट में मैंने पढ़ा रखा है, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। एक्चुअली ये क्या है? ये है प्रमेय 10.2। ठीक है, प्रमेय 10.1 और 10.2 को मैंने वन शॉट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो जिसकी भी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में जाओगे, 10 में जब जाओगे ना तो इसका प्रूफ मैंने करा रखा है अलग से वीडियो में, पूरा प्लेलिस्ट डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। ठीक है, चलिए ये वाला तो जाके देख लोगे। जो जो प्रश्न बोल रहा हूँ बच्चों, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप एक बार जाके देखो कि सर कैसे बढ़ाते हैं, सर ने कैसे सिखाया है, तो आपको पता लगेगा। जो बच्चे पढ़ते हैं हमसे शुरू से उनको तो पता ही है और उनको आता भी होगा। अगर आपने नए हो तो आप जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अथवे वाले में आ जाते हैं। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, हमारे पास एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त पर स्पर्शिका की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक बिंदु ए से वृत्त की इधर ये 5 है और ये दे रखा 4, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लेते कि वृत्त की त्रिज्या R है। ठीक है, इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दिए B, इसका नाम दे दिया O। तो देखो हम जानते हैं, चूंकि प्रमेय 10.1 से, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न डिटेल में लिखना पड़ेगा। देखो त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच में कितने का कोण बनता है? 90 का कोण बनता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो कोण B हमारा हो गया 90 डिग्री। अगर B 90 डिग्री है तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा? इसलिए ये जो त्रिभुज ABO है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से अगर शॉर्टकट करोगे तो नंबर भी शॉर्टकट हो जाएंगे, पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है। कर्ण क्या है? 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण है 5, आधार क्या है 4, लंब है R जो कि हमें निकालना है। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16। ठीक है, तो संख्या को एक तरफ लेके आएंगे, प्लस के 16 इधर आके माइनस के 16 हो जाएगा, घटाओगे तो 9 आ जाएगा, और जो वर्गमूल होगा 9 का वो हमें R देगा, तो 3 लिखेंगे। प्लस माइनस 3 होता है लेकिन लिखेंगे 3, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती। अर्थात त्रिज्या का मान कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। हो गया, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया जिसका कोण 60 डिग्री है।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 20वां नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। केंद्र है, जो कोण हमें दे रखा है थीटा वो दे रखा है 60 डिग्री, और जो त्रिज्या दे रखा है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो हमें दिया क्या है, गिवन करके लिख देते हैं। ठीक, दिया है हमें कि भैया जो कोण है 60 डिग्री है और जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 बट्टे में 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 6 गुणा 6, 6 छंग 36, 6 से 1 6 कटा, 22 छंग 132 बट्टे में 7, यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। या तो ये करना है या फिर दूसरा वाला करना है, अथवा करके। ठीक है, अथवा वाला क्या बोल रहे हैं, अथवा वाला बोल रहे हैं एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा वो बताना है। तो देखिए कैसे हो जाएगा। हाँ, दिया है, देखो सुई की लंबाई यानी कि त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, कोण हमें नहीं पता है, इस प्रश्न में कोण नहीं पता है। देखो ये हमारी घड़ी है, ये मिनट की सुई पहले यहाँ थी, 5 मिनट में यहाँ आ जाती है, तो त्रिज्या हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली हमें निकालना क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, बस हमें कोण नहीं मालूम, कोण निकल जाए बात बन जाए, है ना। सो देखिए, चूंकि 60 मिनट में रचित कोण कितना होता है 360 डिग्री, एक घंटे में ना पूरा चक्कर में कितना बनता है 360 डिग्री, इसलिए 1 मिनट में जो रचित कोण क्या होता है 60 से भाग दे दोगे 6 डिग्री बनाता है एक मिनट में। इसलिए 5 मिनट में, क्योंकि 5 यहाँ था 5 मिनट में यहाँ आ जाता है, 5 मिनट में रचित कोण क्या होगा, 5 से गुणा कर दोगे, 5 छंग 30, कोण हमारे पास 30 डिग्री आ गया और त्रिज्या हमारे पास 14 है, इसलिए क्षेत्रफल क्या, ये त्रिज्या का क्षेत्रफल है, तो थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास है 30 डिग्री बट्टे में 360, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है 14 गुणा 14। 0 0 कटना, 3 एकम 3, 3 दूनी, ठीक है, 7 दूनी 14 और 2 छंग 12, 2 तियाँ 2 एकम 2 एकम, तो ऊपर आके 11 गुणा 14, 14 एकम 14, हासिल लगा 1, 14 एकम 14 और 1 15 बट्टे में 3। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। दो संख्या, एक बड़ी है तो एक छोटी होगी। देखो एक बड़ी संख्या है तो एक छोटी संख्या होगी, माना बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। सिंपल सा क्वेश्चन है और आता हर साल है। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या क्या है, y है। ठीक है, फिर आ जाओ, उनका जो अंतर मतलब घटाना, प्रथम शर्तानुसार। संख्याओं का जो अंतर है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। ठीक है, अब द्वितीय शर्त में क्या बोला है, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुनी है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रख दो, x का मान कितना है 3y, 3y माइनस y, तो ये आ जाएगा 2y, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो y का मान आ जाएगा 13। ठीक है, यानी कि जो छोटी संख्या है वो कितनी है, 13 है। y का मान उठाकर यहाँ रख दो, चूँकि x बराबर आपका है 3y, तो y का मान है 13, तो
13 तिया 39। तो जो बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी? 39 होगी। और जो छोटी संख्या होगी वो कितनी होगी? 13 होगी। ठीक है, आराम से बन गया। या फिर आपको इसको हल करना है, समीकरण युग्म को हल कीजिए, किसी विधि से हल करो, वो आपकी चॉइस है। तो हल करते हैं। तो देखो हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है 3x माइनस के 5y माइनस का 4 इधर के प्लस का 4 हो जाएगा। और अगला दे रखा है 9x प्लस का 2y इधर के माइनस का 2y और इधर 7। हल करेंगे विलोपन विधि से, किसी विधि, मेरा तो फेवरेट विलोपन ही है। यहाँ 9 है, इसको 9 करने के लिए इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ लिख दूंगा मैं समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, गुणज समान करने के लिए मैंने 3 से गुणा कर दिया, तभी हटेगा ना, जब गुणन समझ होता है तभी हटते हैं। इसका 9 है, इसमें भी 9 बनाने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। कर दो 3 से गुणा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 चौके 12। और ये वाला वैसे का वैसे ही रहा। समान चिन्ह है, घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदलता है। 15 में से 2 घटाओगे माइनस का 13 वाई, 12 में 7 घटाएंगे आ जाएगा 5। तो वाई का मान आ जाएगा 13 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो वाई का मान आ गया 5/13 माइनस में। ठीक, चूँकि 3x माइनस के 5y आपका 4 है, आपको x का मान निकालना है। तो माइनस के 5y इधर के प्लस का 5y हो गया। y का मान रख देंगे, y का मान है 5/13 माइनस के 13। ठीक है, तो 4 प्लस माइनस माइनस 5×25 बट्टे में 13, 13 चौके 52 माइनस 25। तो यहाँ से देखिए 52 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 27। 3 नम 27, ऊपर ऊपर कट जाता है। तो x का मान आ जाएगा 9/13। तो y का मान है माइनस के 5/13 और x का मान है 9/13। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न पे आ जाओ। और ये बड़े बड़े नंबर के ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल रिपीट मोड में आते ही आते हैं, और यहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और ये ऐसा प्रश्न है जो हर साल एग्जाम में आता है। 22 नंबर का प्रश्न है। क्या है? ठोस बेलन है। ठीक, बेलन क्या है? देखो, बेलन की ऊंचाई हमारे पास है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास में क्या दे रखे हैं? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखो इस क्या कह रहे हैं, इसी ऊंचाई वाला है, इसके अंदर से एक शंक्वाकार खोल काट दिया था, इसी त्रिज्या और इसी ऊंचाई वाला। तो बचे हुए और जो ठोस का जो क्षेत्रफल है वो हमें निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बचे हुए ठोस का। मैंने रेड रेड कर दिया उस चीज़ को। ठीक है, सो देखो, लोग पृष्ठीय जब भी बोलो लोग सोचते हैं काटा है तो माइनस करना पड़ेगा। नहीं, काटा है तो प्लस ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर बाहर से पूरा है, नीचे से ये वृत्त है और अंदर अंदर से क्या है? शंकु है। तो शंकु की तुरंत ऊंचाई हमें चाहिए होगी। तो हमें प्रश्न में दिया क्या है? त्रिज्या दे रखी है। देखो, अगर मैं कैपिटल R लिखूं, व्यास 1.4 का आधा कितना हो जाएगा? 0.7 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई हमें दे रखी है वो 2.4 दे रखी है, इसलिए तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होता है? √R² + H² होता है। तो R कितना है? 7.7 का वर्ग और H हमारे पास है 2.4 का वर्ग। 7 का वर्ग 49 और इसका हो जाएगा 576.2 स्थान के बाद जोड़ेंगे तो 6.25 और 12 की 25 हो जाएगा 0.1 स्थान के बाद। यहाँ 2 स्थान था, 12 के 1 स्थान के बाद। तो ये हमें तिर्यक ऊंचाई भी मिल गई। इसलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल
ये हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर बाहर से क्या है, बेलन है, तो ये हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल प्लस इधर से क्या वृत्त है, नीचे से वृत्त का क्षेत्रफल, और अंदर से क्या शंकु है, शंकु का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल का होता है 2πr/h, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और शंकु का होता है πr/l। तो एटलीस्ट πr उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचेगा 2h, यहाँ से बचेगा सिर्फ r, और यहाँ से बचेगा सिर्फ l। ठीक है, पाई का मान कुछ रखने के लिए बोला, नहीं बोला है, तो 22/7 रखेंगे, और r का मान है 0.7, 2h, h का मान हमारे पास है 2.4, r का मान है 0.7, और l का मान है 2.5। 7 से 7 कटे एक बार, 22 से कम 22.1 स्थान के बाद, और 24 दूनी 48.1 स्थान के बाद, और 2.5 में 0.7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3.2। ठीक है, तो ये आ गया 2.2, और ये हो जाएगा 5 और 3 8। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17.1 स्थान के बाद, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ओके, और जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालिए। इनकी पाई का मान हमें नहीं रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है, अथवा वाला तो और आसान है। तो देखो दो है ना, आपको वही क्वेश्चन करना जो आसान हो। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ये अर्धगोला है और उसके ऊपर शंकु है। ठीक है, इस प्रश्न में क्या बोला है कि इनकी त्रिज्या है, मतलब अर्धगोले का भी और शंकु का भी त्रिज्या है, वो 1 सेंटीमीटर है, और उनकी जो इसकी जो ऊंचाई है वो इसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, तो हमें दिया है जो ऊंचाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है, और जो त्रिज्या है वो भी 1 सेंटीमीटर है, ये हमें दे रखा है। ठोस का आयतन निकालना है। आप लिख लोगे ना ऐसे कि दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर इतना, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर इतना, शंकु की ऊंचाई h बराबर इतना, ये तो सिंपल से लिख लोगे ना। ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। आयतन में हमें तिरे ऊंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³, और शंकु का होता है 1/3 πr²h। तो 1/3 πr² उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचेगा r और यहाँ से बचेगा h। पाई का मान नहीं रखना है, r का मान है 1, ठीक है, और h का मान भी है 1। ठीक है, यहाँ से 2r बचेगा ना, 2 से गुणा करना होगा तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई, 1 से गुणा करोगे वही रहेगा, बट्टे में 3 गुणा 3, 3 से 3 कटा, पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। तो देखो दोनों की तुलना में ये आसान है, तो जो आसान हो आपको एग्जाम में वही लेके करना है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाई गई है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। किसी भी विधि से निकालो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो हम हल करते हैं। माध्य किसी विधि से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा वर्ग अंतराल, फिर हमें बारंबारता, फिर हमें वर्ग चिन्ह चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें चाहिए, इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ हमें चाहिए वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर वर्ग चिन्ह। ठीक है, सो वर्ग अंतराल है 45 से 55, फिर 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, और 85 से 95। ठीक है, यही दे रखा है हमें। और यहाँ लिखते हैं कुल। एफ हमें क्या दे रखा है, देखो 3, 10, 11, 8 और फिर 3।
35 अगर बोला है, इनको जोड़ोगे तो आपको 35 मिलेगा। सिग्मा एफ कितना आएगा 35 एक्स, इन दोनों को जोड़ना है, कितना आ जाएगा 100 का आधा कर देना है, कितना आएगा 50। सब में कितने कितने का अंतर, 10 का अंतर है, 10 जोड़ते जाओ, 60 70 80 90। अगला कॉलम जो होगा वो एफ एक्स का बना लेते हैं क्योंकि गुणा आसान है। 5 3 15 पीछे 0, 6 कम 6 पीछे से 2 0, 11 7 77 2 0, 8 8 64 1 0, 9 3 27। देखो ये तो आ गया सारा 0, 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, हासिल लगा 2, 7 7 14, 14 और 6 20, 22 22 और 2 24, सिग्मा एफ एक्स मिल गया। इसलिए माध्यम निकालें प्रत्यक्ष विधि से। किस विधि से? प्रत्यक्ष विधि, जिसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ एक्स क्या है 2 4 3 0 बट्टे में 35, 5 से काटो, 5 से 35 और 5 चौके 20, ठीक है 5 चौके 20, 5 8 40, 5 छंग 30, 7 से भाग देना है इसमें, 7 छंग 42, 7 सत्ते 7 छंग 42, घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 और ये 6 आ जाएगा, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, 3 बचा, 10 मिनट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा 0, 7 दूनी 14, चलता रहेगा। तो दशमलव के 2 स्थान तक ले लूँ 69.42 लगभग, ये हमें हमारा मान मिल जाएगा, माध्य मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आते हैं हम हमारे आखिरी प्रश्न में। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के परीक्षित जीवन काल को सूचना देती है, उपकरणों का बहुलक जीवन निकालिए। बहुलक निकालने के लिए हर साल एग्जाम में आ जाता है। तो सबसे पहले हमें वर्ग अंतराल देखना, 20 पे ख़त्म हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है, वर्ग अंतराल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है, सबसे बड़ी बारंबारता 65, तो ये 65 हमारा हो गया F1, इसके बाद वाला F2 और इसके पहले वाला F0। तो F1 के ऊपर वाला हमारा ये क्या होता है बहुलक वर्ग, ये हमारा क्या है, चूँकि बहुलक वर्ग 80 से 60 है, सॉरी 60 से 80 है, ठीक है 60 से 80 है, इसलिए हमारे पास बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो कितनी है 60 है, और h कितना है 20 का अंतर है 20। अब हमें बहुलक निकालना है। बहुलक का सूत्र बताइए होगा, क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। L का मान है 60, F1 65, F0 57, H का मान 20, 2F1 65 दूनी 130, 57 माइनस के 38। ठीक है, तो देखो ये 57 है माइनस का और ये माइनस का 38 है, इनको जोड़ देना है। तो ऊपर से घटाओगे 60, 65 में से 57 घटाएंगे 8 आ जाएगा, ठीक है 8 और ये 2 160 गुणा कर देंगे तो, और 130 में से 95 घटा दोगे, एक 130 में 95 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 और 5 35, काटो 5 7 35, 5 3 15, 5 2 10, 7 से भाग दे दो, 32 को भाग देना है 7 से ना, तो वैसे तो चलता जाएगा, दशमलव के 2 स्थान तक लेना, 7 चौके 28, दशमलव लग गया, 7 पंजे 35, दशमलव के 2 स्थान तक ले लिया तो ये आ जाएगा 64.57। तो जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 64.57, यहाँ लिख देंगे लगभग। दशमलव के 2 स्थान तक जब भाग आप दोगे ना तो लगभग ज़रूर लगाना, अगर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो इस तरीके से ये पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है,
वीडियो हर जगह शेयर करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। और अब से रेगुलर वीडियो आ रही, बाकी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ चैनल पे वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके सिलेबस का ही है। और ये वीडियो जो है वो बाकी भी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। चैनल पर जाके एक बार वीडियो स्क्रॉल करके देखना, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।